नमस्कार। DIPR राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान और आप देख रहे हैं सुजस बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें, लेकिन पहले डालते हैं नज़र हेडलाइंस पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया RAS 2024 प्री का परिणाम। परीक्षा में 21,539 अभ्यर्थी हुए सफल। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी RAS 2024 प्री की परीक्षा। किसानों को मिलेगी खुशखबरी। प्रधानमंत्री जारी करेंगे PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त। 72 लाख किसानों के खाते में हस्तांतरित होगी राशि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया प्रदेश के 72 लाख किसानों को तोहफा। बजट में बढ़ाई PM किसान सम्मान निधि की राशि। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हुए स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार समारोह में शामिल। प्रतिभागियों को दिए पुरस्कार, बढ़ाया हौसला। जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की समीक्षा बैठक। बजट घोषणाओं को लेकर के अधिकारियों से किया संवाद। सांसद मंजू शर्मा भी रही शामिल। जयपुर में जल्द होगा यातायात सुधार। मुख्यमंत्री ने बजट में एलिवेटेड रोड, मेट्रो विस्तार और ऑक्सीजन पार्क की घोषणा। जयपुर जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। जिला कलेक्टर ने दी बेटियों को गुड टच बैड टच की सीख। राज्यपाल ने की अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत। कहा, वृद्धाश्रम हमारे राष्ट्र की परंपरा नहीं बल्कि पश्चिम की देन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं RPSC एग्जाम की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, वहीं अब यह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। RPSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। बता दें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन इस साल 2 फरवरी 2025 को किया गया था। RAS प्री परीक्षा में कुल 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 1680 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा निर्देशन बिंदु संख्या 11 के तहत किसी परीक्षार्थी द्वारा 10% या 15 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं किया। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, बात करेंगे PM किसान सम्मान निधि की, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किश्त 24 जनवरी को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह में जारी करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार डक ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में एक राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर PM किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे राज्य बजट 2025-26 में बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 8,000 रुपये के स्थान पर 9,000 रुपये प्रति वर्ष सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय में राज्य पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि स्काउट गाइड संगठन नहीं, आदर्शकार संस्कृति है। उन्होंने कहा कि हमें इस संगठन के जरिए प्रयास किया जाए कि नवयुवकों की बौद्धिक क्षमता बढ़े। इसी से भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। उन्होंने मैकाले द्वारा देश की शिक्षा पद्धति को बदलकर मानसिक रूप से गुलाम किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत भारतीय संस्कृति और शिक्षा परंपरा को बदला गया। उन्होंने अपने स्व और संस्कृति को अग्रणी रखते हुए विकसित भारत के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस संगठन की सर्वाधिक सदस्य संख्या और राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार में अग्रणी रहने की सराहना की। अगली खबर का रुख कर देंगे। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियों और
आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। सांसद मंजू शर्मा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहीं। मंत्री पटेल ने कहा कि जयपुर न सिर्फ राजधानी बल्कि एक ऐतिहासिक शहर भी है और इसके विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री पटेल ने बताया कि पिछली की गई घोषणाओं में 90% भूमि आवंटन के प्रकरण निपटाए जा चुके हैं और शेष 2-3 दिनों में पूरे कर दिए जाएंगे। वहीं पिछले बजट की 95% वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं, जो जल्द ही 100% तक पहुंच जाएंगी। सरकार अपने संकल्प पत्र का 50% पूरा करने की ओर बढ़ रही है। जयपुर में ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी भी दी गई है। साथ ही जयपुर मेट्रो कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, जिससे शहरवासियों को शुद्ध हवा मिल सकेगी। युवाओं में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक नई यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की गई है। साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाने की बात कही है। वहीं हरमाड़ा में एक नए ट्रामा सेंटर की स्थापना होगी और जयपुर के अस्पतालों में सुधार के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। अल्बर्ट हॉल के निर्माण, सांगानेर के विकास और तालकटोरा को पर्यटन स्थल बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है। मंत्री पटेल ने बताया कि उनका बचपन तालकटोरा के आसपास बीता है और इस क्षेत्र को अब और विकसित किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में भी सरकार गंभीर है। एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के तत्वाधान में संचालित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर से क्विज ए थॉन स्कॉलरशिप परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1500 युवाओं ने भाग लिया है। यह छात्रवृत्ति परीक्षा राज्य के युवाओं को उभरती हुई तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और भविष्य के लिए तैयार होने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। क्विज एक थॉन का आयोजन संभाग एवं जिला स्तर पर किया गया, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी इस महत्वपूर्ण पहल में भाग लेने का अवसर मिला। यह परीक्षा न केवल युवाओं की तकनीकी क्षमता का आकलन करती है, बल्कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित भी करती है। क्विज एथॉन के माध्यम से चुने गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार की ओर से 100% तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। चयनित होने वाले छात्रों को वैश्विक टेक विशेषज्ञों से सीखने और इंडस्ट्री रेडी बनने का अवसर मिलेगा। आरकैट राजस्थान सरकार की युवाओं को उन्नत कौशल से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। यह पहल युवाओं को एक शानदार करियर की ओर अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। चयनित प्रतिभागियों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा जहां पर जयपुर में गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सक्षम जयपुर अभियान के तहत शुक्रवार को बेटियों को जागरूकता के टिप्स दिए गए। जयपुर के झालाना स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बेटियों को गुड टच बैड टच की आवश्यक जानकारियों से रूबरू कराया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने छात्राओं को सुरक्षा के साथ ही परीक्षा में सफलता के टिप्स भी दिए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने छात्राओं से मातृभाषा का महत्व बताते हुए आम बोलचाल एवं कार्य में मातृभाषा को अपनाने की भी अपील की। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश डोगीवाल ने भी शिरकत की। उन्होंने इनाया फाउंडेशन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में विद्यालय के 1000 विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच का परीक्षण दिया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके साथ होने वाले बैड टच की व्यवस्था का प्रभावी मंचन भी किया। इनाया फाउंडेशन सचिव नीतिशा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट 2012, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर
1098, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, आत्मरक्षा, बाल विवाह उन्मूलन, वर्चुअल टच जैसे अपराधों के साथ ही महिला सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रथम फेज में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अब तक लगभग 35 विद्यालयों के 40,000 छात्र छात्राओं को संदेश दिया जा चुका है, जबकि दूसरे फेज में करीब 15,000 बच्चों तक पहुंचकर कानून की जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आयोजन को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि हमारे देश में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की परंपरा है। वृद्ध आश्रम की नहीं, वृद्ध आश्रम पश्चिम की देन है, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों को बोझ समझा जाता है। राज्यपाल बागड़े ने वरिष्ठ नागरिकों का आह्वान किया है कि वे अपने शरीर एवं स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को अपने अनुभव से राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने ही विश्व को 0 एवं दशमलव दिया, जिस पर आधुनिक तकनीक टिकी हुई है। इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता देखते हुए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा पद्धति लागू की, जो आने वाले समय में पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगी। राज्यपाल ने महासंघ की स्मारिका अनुभूति का विमोचन किया और वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर बता दें आपको कि मालपुरा के विभिन्न गांवों में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि 19 फरवरी को राज्य सरकार के दूसरे बजट में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सर्वजन हिताय की सोच के साथ प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौधरी ने जनप्रतिनिधि आपके द्वार के तहत शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जल जीवन मिशन का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का और बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 योजना एवं नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के कार्यों को समय सीमा में कराया जाएगा। साथ ही अब मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन में पेयजल समस्या के ग्रसित शहरी क्षेत्रों में पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जलदाय मंत्री ने कहा कि विगत 11 वर्षों में टोडारायसिंह और मालपुरा के क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा एवं विद्युतीकरण को लेकर अनेक विकास कार्य किए गए। इस बजट में भी लगभग इस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। लांबाहरी सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर आम जन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। नगर पालिका का गठन होने से लांबाहरी सिंह का त्वरित गति से विकास होगा। इस दौरान लांबाहरी सिंह एवं आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने जलदाय मंत्री का नागरिक अभिनंदन पत्र के माध्यम से आभार व्यक्त किया। अगली खबर की बात करें, जहां पर राजस्थान से मुंबई चंडीगढ़ जाना अब आसान हो गया है। कोटपुतली के पनियाला मोड़ से अलवर के बड़ौदा मेव के बीच 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे बन रहा है। यह सीधे चंडीगढ़ से जुड़ जाएगा। इसे पहले इसको दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान के लोगों को सीधे चंडीगढ़ जाने में भी आसानी होगी। 1600 करोड़ रुपए के नए हाईवे, कुल 46 व्हीकल अंडरपास और 23 एनिमल अंडरपास हैं। इनमें 23 एनिमल अंडरपास से टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय सहित अन्य वन्य जीव आसानी से आ जा सकेंगे। इसी के साथ ही इस 6 लेन हाईवे पर 2 जगह, पहला घाटला, दूसरा पेहलगांव पर पेट्रोल पंप और होटल होंगे। अगले साल तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने हाईवे निर्माण का काम मार्च 2024 में शुरू किया था, जहां 2026 तक काम पूरा करने की टाइमलाइन है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रतीक कश्यप ने बताया, अलवर के बड़ौदा मेव से गुजर रहा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई को सीधे जोड़ता है।
अभी से चंडीगढ़ से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अलवर होकर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन पर उलाहेड़ी और चांदोकी स्टेशन के पास आरओबी भी बनाएंगे। हाईवे का अब तक करीब 15% काम पूरा हो चुका है। 25 से 30 किलोमीटर मिट्टी की भराई जारी है। हाईवे के लिए 86 में से करीब 60 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पूरे हाईवे के लिए करीब 100 लाख टन मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तकरीबन 35 लाख टन पत्थर रोड़ी की जरूरत भी होगी। बाकी डामर काम में ली जाएगी। 6 जगह पर होगा इंटरचेंज। इस हाईवे पर पनियाला मोड़, लाडपुर के पास, खैरतल, मातोर के पास, गाजूकी, जुगारावर, अलवर, रामगढ़ रोड व शीतल है। इसमें सबसे बड़ा गाजूका के पास 20 हेक्टेयर का जलेबी सर्किल होगा। बाकी सब छोटे हैं। एक तरह से 86 किलोमीटर लंबे हाईवे पर 7 जगह पर उतरने चढ़ने का रोड होगा। बाकी छोटे छोटे पुलिया, कलवट करीब 250 के आसपास आ जा सकेंगे। 10 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे होंगे एनिमल अंडरपास। हाईवे सरिस्का के बाहर अलवर वन क्षेत्र से निकलेगा। ऐसे में वन्य जीवों की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। जहां वन क्षेत्र लगता है उस जगह एनिमल अंडरपास बनाए जाने हैं ताकि लेपर्ड, टाइगर, नीलगाय सहित अन्य वन्य जीव आसानी से आ जा सकें। करीब 15 किलोमीटर में 23 एनिमल अंडरपास मातौर से उलाहेड़ी के बीच बनेंगे। ये 10 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे होंगे। इनमें से व्हीकल भी निकल सकेंगे। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अलवर, सारिस्का और आसपास के जंगल में 300 से ज़्यादा लेपर्ड हो सकते हैं। यह हाईवे सरिस्का के बाहर अलवर वन क्षेत्र से निकल रहा है। सरिस्का के बाहर के वन क्षेत्र में भी 50 से ज़्यादा लेपर्ड हैं। लेपर्ड के अलावा चीतल, सांभर, जरख सहित दूसरे वन्यजीव भी हैं। इसके अलावा आसपास के गांवों में बड़े पैमाने पर पशुओं को भी पाला जाता है। बहुत से लावारिस पशु भी हैं जो जंगल में एनिमल अंडरपास से ही दूसरी तरफ आ जा सकेंगे। राजस्थान से मुंबई, चंडीगढ़ जाना आसान होगा। कोटपुतली अलवर 86 किलोमीटर 6 लेन हाईवे बनने से बचेगा समय। फिलहाल सुजस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।